अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 10 के आखिरी लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इसमें कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जिनको आगे चल के हम फार्मली इस्तेमाल करेंगे। उनमें गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स का फंक्शन, पुट्स का फंक्शन, साइज ऑफ और क्लियर स्क्रीन के फंक्शन शामिल होंगे। ये वो फंक्शंस हैं जिनको फ्रीक्वेंटली आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं गेट सी एच फंक्शन के साथ। गेट सी एच की जो एब्रीवेशन है वो है गेट कैरेक्टर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसमें हमने यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर हासिल करना होता है। When this function is executed, it waits for any key to be pressed. याद रहिए, कैरेक्टर जो भी यूजर ने यहाँ एंटर करना होता है वो स्क्रीन के ऊपर आपको कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस फंक्शन की ये खूबी समझ लें या खामी समझ लें कि इसमें जब फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आती। जनरल सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो लिखा जाता है गेट सी एच, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि हर फंक्शन आमतौर पे किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है। गेट सी एच का फंक्शन वो conio.h के अंदर डिफाइन होता है। अगर आप ऊपर conio.h हेडर फाइल नहीं लिखते और आप गेट सी एच फंक्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, देयर मे बी सिंटैक्स एरर। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज द गेट सी एच फंक्शन। conio.h को आपने लाजमी तौर पे ऊपर डिफाइन करना है, तब जाके आप गेट सी एच फंक्शन और इसकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फंक्शन के साथ वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकते। नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे लिखें वेरिएबल और राइट साइड पे हम लिख देंगे गेट सी एच। जो यूजर ने वैल्यू दी होगी वो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि गेट सी एच फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया। जी तो स्टूडेंट्स, आपने एग्जांपल देखी। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्परेरीली। हम वक्ती तौर पे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अगर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द यूजर कैन यूज इट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सो दैट द कंट्रोल रिमेन्स ऑन द टास्क स्क्रीन अंटिल द यूजर प्रेसेस एनी की। जब तक यूजर कोई भी की, कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेगा तो टास्क स्क्रीन तब तक वहां पे एज इट इज डिस्प्ले होती रहेगी, ब्लिंकर वहां पे ब्लिंक करता रहेगा जब तक यूजर कोई बटन एंटर नहीं कर देता। हम इसकी एग्जांपल देख चुके हैं, आप इसकी वर्किंग को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं गेट सी एच ई फंक्शन की। गेट सी एच ई फंक्शन स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर एंड द लेटर ई स्टैंड्स फॉर इको। हम बेसिकली इस फंक्शन में जो हमारे पास ई है वो इको के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इको का मतलब यहाँ पे शोर करना नहीं है या आवाज को बार बार दोहराना नहीं है। यहाँ पे इको का मतलब है टू शो द वैल्यू और डिस्प्ले द वैल्यू। इट इज यूज्ड टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। ये भी वही फंक्शन है जिसमें हमने एक कैरेक्टर यूजर से हासिल करना होता है। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि जब हम किसी भी कैरेक्टर को यूजर से हासिल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, जबकि गेट सी एच फंक्शन में वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती। इस फंक्शन में
हमें स्क्रीन के ऊपर वैल्यू लाजमी तौर पर डिस्प्ले होगी, जबकि getch फंक्शन में स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती। When this function is executed, it waits for any key to be pressed. जब हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे getch में हमने तब तक रुकना है जब तक हमें यूजर वैल्यू एंटर नहीं करके देता, इस फंक्शन में भी हम तब तक रुके रहते हैं। डार्क स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती रहती है, ब्लिंकर वहां पे ब्लिंक करता रहता है जब तक हम कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते। बट जो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। जैसे कोनियो लाइब्रेरी और हेडर फाइल के अंदर हमारे पास getch की डेफिनेशन मौजूद थी, सेम इसी तरह getche फंक्शन की डेफिनेशन भी conio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती। जब हमने इस फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है तो लाजमी तौर पे हमारे पास ऊपर वो हेडर फाइल अवेलेबल होगी। अगर वो हेडर फाइल हमने इस्तेमाल नहीं की और हम getche फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, देयर में भी सिंटैक्स है। सो हम इसको भी इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे लिखें वेरिएबल और राइट साइड पे हम लिखें getche फंक्शन, और जो getche फंक्शन में यूजर ने वैल्यू एंटर की होगी कीबोर्ड के जरिए से, वो जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हम इसकी भी रियल टाइम एग्जाम्पल के जरिए से इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ सके और हम बआसानी इस चीज़ को समझ सकें। अब उसके बाद हम बात करते हैं गेट्स फंक्शन की। इट इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को सिस्टम के अंदर लेके जाना हो तो वहां पे हम आमतौर पे गेट्स फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी स्कैनफ फंक्शन की। स्कैनफ फंक्शन में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं होती, वहां पे आमतौर पे न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया जाता है या कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू विद स्पेस अगर हमने इंडल्ज करनी हो तो वहां पे हम लाजमी तौर पे गेट्स फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे स्कैनफ फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोनों में फर्क मैं बता देता हूँ। जब आप स्कैनफ का फंक्शन यूज करेंगे तो स्पेस वाली वैल्यू वहां पे अलो नहीं होगी। जब आप स्पेस लिखेंगे तो प्रोग्राम क्रैश कर देगा। लेकिन अगर आप गेट्स का फंक्शन यूज करते हैं तो इस फंक्शन के जरिए से आप स्पेस के साथ भी वैल्यूज को सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इनपुट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। हम गेट्स फंक्शन को जब यूज करते हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। द यूजर कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर इंक्लूडिंग अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स और स्पेसेस। हम इसके अंदर किसी भी तरह का अल्फाबेट, स्मॉल में हो कैपिटल में हो, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स जैसे हैश साइन, जैसे एक्सक्लेमेशन, डेल्टा, इस तरह के साइंस जो है, और स्पेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। जनरल अगर हम इसका सिंटैक्स देखें गेट्स फंक्शन का तो हमें इस चीज़ की आसानी समझ आ जाएगी कि हम इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका जनरल सिंटैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप आसानी वहां से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुट्स फंक्शन की। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वैल्यू। जो आपने वैल्यू गेट्स फंक्शन के साथ हासिल की थी, पुट्स फंक्शन के साथ आप उस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। बेसिकली इसको जनरल लिखने का सिंटैक्स हमारे पास है पुट्स, और उसमें पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं जो गेट्स फंक्शन में हमने हासिल किया होता है। पैरामीटर्स में हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज को हम सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जो वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा गेट्स फंक्शन में हमने हासिल की होंगी वही वैल्यू पुट्स फंक्शन के जरिए से हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए।
जी तो स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल देखी, आप उम्मीद है कि इस चीज को समझने की आपने कोशिश की होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, वो है CLRSCR। हम इसे सिंपली क्लियर स्क्रीन फंक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, द स्क्रीन गेट्स क्लियर्ड एंड द कर्सर ब्लिंक्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जो कर्सर होता है वो डॉस स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। दिस फंक्शन इज अवेलेबल इनसाइड द हेडर फाइल conio.h। ये भी फंक्शन जैसे getch और getche थे, इसकी भी डेफिनेशन conio के अंदर मौजूद होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। इट इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डेटा वैल्यू। हम किसी भी डेटा वैल्यू को या डेटा टाइप जो हमने इस्तेमाल की उसकी वैल्यू को अगर हमने फाइंड आउट करना, उसका साइज फाइंड आउट करना हो तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय दैट वैल्यू। हम इसको लिखते किस तरह है, हम लिखेंगे साइज ऑफ, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे ऑपरेंड और उसके बाद हम सेमीकोलन यूज करते हैं। ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। हमारे पास जो ऑपरेंड है वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है। सो सिंपली अगर हमने डेटा वैल्यू को फाइंड करना हो और उसका साइज फाइंड करना हो तो हम मोस्टली इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 में जिन चीजों को डिस्कस किया उनको एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने सबसे पहले चैप्टर के शुरू में बात की थी प्रिंट एफ की। हमने प्रिंट एफ फंक्शन की रियल इम्प्लीमेंटेशन देखी थी कि प्रिंट एफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू हो तो उसको हम प्रिंट एफ के जरिए से कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हम किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हों तो उनके जरिए से हम वैल्यूज को किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे। फिर हमने प्रोग्राम किए थे और प्रोग्राम में उसकी वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन को देखा था। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की थी। हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और वो कैसे रीडेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं और कैसे वैल्यूज को मेमोरी से पढ़ते हैं। उसके बाद हमने उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन देखी थी प्रोग्राम के जरिए से। उसके बाद हमने बात की थी एस्केप सीक्वेंसेस की। फिर हमने देखा था कि प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग को किस तरह मॉडिफाई किया जाता है, एस्केप सीक्वेंसेस के जरिए से। हमने उनकी एग्जांपल भी की थी। उसके बाद हमने बात की थी स्कैनएफ फंक्शन की। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्कैनएफ में हम कैसे यूजर से वैल्यू हासिल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हमने की थी। और आज के लेक्चर में हमने कुछ फंक्शंस के मुतल्लिक पढ़ा था जिनमें getch, getche, गेट्स का फंक्शन, पुट्स का फंक्शन, क्लियर स्क्रीन और साइज ऑफ के फंक्शन शामिल थे। उम्मीद है कि आपने इन टॉपिक्स को
जो शुरू में गुजर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है इसको भी आप रिवाइज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता किया करें ताकि मैं आप लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको बेहतर तौर पे हल कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि आप इन लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे और इनको सुनेंगे और बार बार इनको सुनेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं सी लैंग्वेज के वो बेहतर हो सकें। आज के लिए फिल वक्त इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।